क्या दोस्तों आपको पता है प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? भारत देश की नौसेना ने जायद तलवार 2021 नामक नौसेना अभ्यास किस देश के साथ मिलकर आयोजित किया? नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की लॉन्चिंग कहां से की? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करें इनसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। टोक्यो ओलंपिक हाल ही में संपन्न हुआ। टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए मोस्ट IMP 30 वन लाइनर क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो हमने बनाया है, एक दिन पहले ही पब्लिश कर दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को, यानी कि आज ही 10 अगस्त आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ओके, तो 10 अगस्त बोले तो विश्व जैव ईंधन दिवस, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और वर्ष 2020 में यह महत्वपूर्ण दिवस का मुख्य विषय मतलब थीम क्या रखी गई थी? पिछले साल की थीम थी जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत। क्या? जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत 2020 के विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम थी। और यदि आप मुझे पूछेंगे कि सर 2021 के साल की यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम क्या है, दोस्तों मैंने बहुत सर्च किया लेकिन कहीं पर मुझे थीम नहीं मिली। और इसीलिए मैं आपसे भी बोलूंगा कि यदि आपको थीम कहीं पढ़ने में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपके दोस्तों को भी थीम मिल जाएगी, मुझे भी मिल जाएगी। सही है? ओके। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु तो यह विश्व जैव ईंधन दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 10 अगस्त को। और 10 अगस्त 1893 में डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल ने सफलतापूर्वक मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन चलाया था। क्या? सर रुडोल्फ डीजल ने 10 अगस्त 1983 को एक डीजल इंजन का आविष्कार किया था। और किसके जरिए चलाया? मूंगफली के तेल के जरिए यह मैकेनिकल इंजन को चलाया था। और यह आविष्कार के कारण यह दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। और इसी असाधारण उपलब्धि की स्मृति में प्रति वर्ष 10 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में वर्ष 2030 तक हाई स्पीड डीजल, क्या? हाई स्पीड डीजल में 5% जैव डीजल को मिश्रित करने के लक्ष्य की परिकल्पना भी हमारी केंद्र सरकार ने की थी। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है, नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल्स कब लॉन्च की गई थी? 2018 में। और जैव ईंधन नवीनीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरा क्वेश्चन, जी हाँ दूसरा क्वेश्चन, यह जायद तलवार 2021 नामक नौसेना अभ्यास का है। लेकिन यह क्वेश्चन हम स्टार्ट करें उनसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हमारा यह करंट अफेयर आपको कैसा लगता है? वाकई में अच्छा लगता है? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है तो एक लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि आपके सजेशन के जरिए हम हमारे यह वीडियो को इंप्रूव कर सके। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर जायद तलवार 2021 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया? हमारे भारत देश की नौसेना ने जायद तलवार 2021 नामक नौसेना अभ्यास UAE के साथ मिलकर आयोजित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है UAE। भारतीय नौसेना ने अबू धाबी के तट पर, कहां पर? अबू धाबी के तट पर संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया।
तो पहले तो आपने नाम याद रख लिया, जायद तलवार 2021 किसके साथ आयोजित किया? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। कहां पर आयोजित किया? अबू धाबी के तट पर। क्लियर? ओके। और INS कोच्चि के साथ 2 सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास के लिए फारस की खाड़ी में तैनात किए गए थे। तो भारत की तरफ से यह नौसेना अभ्यास में किसने हिस्सा लिया है? एक तो INS कोच्चि ने हिस्सा लिया, और INS कोच्चि पर 2 सी किंग MK-42 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे, उन्होंने भी यह नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया। तो संयुक्त अरब अमीरात की ओर से प्रक्षेपास्त्र युक्त UAES AL दफरा बेनूना और एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया है। और इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना के बीच के लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। किस उद्देश्य से यह नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? किस लक्ष्य को साकार करने के लिए यह नौसेना अभ्यास आयोजित किया? तो दोनों देशों की नौसेना के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर बल दिया गया। और पूरे अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। क्या? हेलीकॉप्टरों का पूरे अभ्यास के दौरान व्यापक रूप से उपयोग किया गया। तीसरा क्वेश्चन, एस्ला रुवान विराकुन निम्न में से किस संगठन के महासचिव है? पहले तो इमेज में देख लीजिए, यह है एस्ला रुवान विराकुन और वो सार्क संगठन के महासचिव है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सार्क संगठन, जिसका ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के महासचिव एस्ला रुवान विराकुन नई दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मिलने आए। कौन? ये सार्क समूह के वर्तमान महासचिव एस्ला रुवान विराकुन हाल ही में नई दिल्ली में हमारे विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, उनसे मिले और उन्होंने विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह से भी भेंट की है। इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं एस्ला रुवान विराकुन। वो कौन है? सार्क के वर्तमान महासचिव है। श्री विराकुन श्रीलंका के राजनयिक है जो मार्च 2020 से सार्क के महासचिव बने हैं। कब से? मार्च 2020 से श्री विराकुन सार्क के महासचिव बने हैं। और सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में। और अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना है। कौन? अफगानिस्तान वर्ष 2005 में सार्क का सबसे नया सदस्य देश बना। और इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय कहां पर स्थित है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है। और सार्क में 8 सदस्य देश शामिल है। कितने? 8 सदस्य देशों का समूह है यह सार्क संगठन। चौथा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां से किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री ने यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का लॉन्चिंग किया है आज ही 10 अगस्त को। लेकिन कहां से किया? उत्तर प्रदेश के महोबा से आज ही करने वाले हैं। यदि आप अर्ली मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हैं तो उद्घाटन अभी बाकी है, लॉन्चिंग बाकी है। लेकिन दोपहर के बाद यदि वीडियो देख रहे हैं तो यह लॉन्चिंग हो गया है। तो याद रखो, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कहां से की है? उत्तर प्रदेश के महोबा से। और यहाँ पर इसका बैनर भी आप पढ़ सकते हैं, उज्ज्वला 2.0 से 1 करोड़ और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको नाम दिया गया है उज्ज्वला 2.0। शुभारंभ करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री श्री, और कहां से? उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाभार्थियों को रसोई गैस कनेक्शन भी प्रदान करने वाले हैं। और BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे हम गरीबी रेखा कह सकते हैं, तो यह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्वीकृति दी थी। कब? 10 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्वीकृति दी गई। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत
1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी। तो यह याद रख लो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब और कहां से हुई? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। ओके, और हाल ही में इसका उज्ज्वला 2.0 वर्जन लॉन्च होने वाला है, इसीलिए यह बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेखा शर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं, पढ़ो। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। करंट अफेयर में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है रेखा शर्मा का, इसीलिए करंट अफेयर में आई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष रेखा शर्मा को हाल ही में 3 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। 57 वर्षीय रेखा शर्मा ने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। कब? 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। रेखा शर्मा अगस्त 2015 में एक सदस्य के तौर पर आयोग से जुड़ी थी और पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होने से पूर्व उन्हें सितंबर 2017 में अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ वो भी तो हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। क्या? एक सांविधिक निकाय के रूप में जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। और आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्या है? महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करना, शिकायतों का निवारण करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, यह कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग का। और इस आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। छठा क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सिक्किम को किसके साथ जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सिक्किम राज्य को जोड़ा गया है दिल्ली कैपिटल से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सिक्किम को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई दर्शनीय विरासत स्थल है और ये शहर आने वाले लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है सिक्किम। सिक्किम को किसके साथ जोड़ा गया है? हमारे देश की कैपिटल यानी कि दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृति के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना, देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच विरासत और इतिहास को साझा करना, इसी उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। 7वां क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षण सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वर्तमान शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहाँ बात आई है शिक्षा नीति की। तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उनके बाद 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति और 2020 में तीसरी शिक्षा नीति लागू की गई है। तो तीनों की बात करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। किसकी सिफारिशों के आधार पर? कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। कब लागू की गई थी? 1968 में। और दूसरी शिक्षा नीति 1986। तो वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुंच को मजबूत करने
और शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं, विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगों तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि के संदर्भ में जो असमानताएं थी, यह असमानताओं को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई 1986 में। और उनके 34 साल बाद, कितने 34 साल बाद 2020 में यह तीसरी शिक्षा नीति को लागू किया गया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूर्व इसरो प्रमुख कौन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। तो यह भी याद रख लीजिए कि एक समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार की गई है। और यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ योग्य बनाना, यह बहुत अच्छा उद्देश्य है। और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली यानी कि क्रमशः 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसी तरह का शैक्षिक मॉडल लागू किया गया है। तो यह दोस्तों हमें याद रख लेना है, 5+3+3+4 का यह शैक्षिक मॉडल अब लागू किया गया है, स्थान लिया है 10+2 का। 8वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पिछले 7 वर्षों में तकरीबन 1,25,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1,25,00,000। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हाल ही में आकाशवाणी द्वारा जारी एक श्रृंखला के अंतर्गत स्किल इंडिया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की बात की गई। कहां पर, आकाशवाणी पर। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में लगभग 1,25,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। और विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, पिछले मंथ ही 15 जुलाई को हमने विश्व युवा कौशल दिवस मनाया। तो यह महत्वपूर्ण दिवस भी याद रख लीजिए। और स्किल इंडिया योजना एक स्मार्ट पहल है जो देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम कर रही है। और स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है, भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करके न सिर्फ उन्हें रोजगार प्रदान करना है बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाकर रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी प्रेरित करना है। यह स्किल इंडिया का उद्देश्य दोस्तों बहुत बड़ा उद्देश्य, और इनके जरिए बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। और भी एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 10,81,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और करीब 7 लाख को रोजगार भी मिला है। तो यह भी याद रख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों कल ही भारत छोड़ो आंदोलन की बात हमने की थी और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किया है जी किशन रेड्डी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी किशन रेड्डी। और जी किशन रेड्डी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है, हमारे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है जी किशन रेड्डी। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन किसने किया है, जी किशन रेड्डी ने। किस मंत्रालय के मंत्री है, हमारे संस्कृति मंत्री है। और यह उद्घाटन कहां पर किया गया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा दिल्ली में किया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रदर्शनी इमेज आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कानूनी सेवा ऐप और विजन स्टेटमेंट किसने जारी किया। यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का एक कानूनी सेवा ऐप और विजन स्टेटमेंट जारी किया है CJI NV रमन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NV रमन। न्यायमूर्ति NV रमन भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा द्वारा विजन एंड मिशन स्टेटमेंट
और नालसा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए आयोजित एक समारोह कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। और भाषण में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो दोस्तों सोचनीय है और एक चिंताजनक बात भी है। उन्होंने अपने भाषण में यानी कि न्यायमूर्ति CJI NV रमन ने अपने भाषण में कहा कि पुलिस थानों में मानव अधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है। कहां पर? पुलिस थानों में मानव अधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है और यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बख्शा जाता है। तो इसी तरह का स्टेटमेंट हाल ही में NV रमन ने दिया है। 11वां क्वेश्चन, किसने कहा कि कोविशील्ड की एक खुराक लेने के बाद कोवैक्सीन की एक खुराक लेने से प्रतिरक्षा में काफी वृद्धि होती है? यदि आपने कोविशील्ड की एक डोज ली है और दूसरी डोज लेते हैं कोवैक्सीन की, तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसमें काफी वृद्धि होगी। और यह बात कही है ICMR ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICMR। इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह बात कही है। तो देखो, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, शॉर्ट में बोले तो ICMR ने एक अध्ययन में पाया कि कोविशील्ड की एक खुराक लेने के बाद कोवैक्सीन की एक खुराक लेने से प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी में काफी वृद्धि होती है। और यह अध्ययन किसने किया है? ICMR के वैज्ञानिक जिसका नाम है रजनीकांत। इमेज में आप देख सकते हैं, रजनीकांत द्वारा यह संशोधन किया गया था और वैक्सीन के ये मिले जुले नियम टीकों की कमी की चुनौतियों पर काबू पाने और लोगों के मन में टीकों से जुड़ी झिझक को दूर करने में भी मदद करेंगे। इसी तरह की बात की है रजनीकांत ने। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तकरीबन 2 साल में 3 बार विस्फोट हो चुका है यह माउंट मेरापी ज्वालामुखी में। और यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि माउंट मेरापी में इतवार को विस्फोट होने से जावा के घनी आबादी वाले द्वीप पर चारों तरफ धुएं और राख का गुब्बार छा गया। इमेज आप देख सकते हैं। और 21 जून 2020 को यानी कि पिछले साल को इंडोनेशिया के एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि माउंट मेरापी में 2 बार विस्फोट हुआ था। कब? 21 जून 2020 को। और माउंट मेरापी मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के याग्याकार्टा प्रांत के एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। तो यह माउंट मेरापी का जो लोकेशन है वो दोस्तों हमें याद रख लेना है, क्योंकि लोकेशन के कारण ही यहाँ बार बार यह माउंट मेरापी ज्वालामुखी सक्रिय होता है। माउंट मेरापी मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के याग्याकार्टा प्रांत के एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। और इससे पहले वर्ष 2019 में यह माउंट मेरापी में हुए ज्वालामुखी विस्फोट में 300 से अधिक लोग भी मारे गए थे। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर, क्या यह रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक विशाल क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर इमेज में आप देख सकते हैं। और जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आकार मिलते हैं, क्या टेक्टोनिक प्लेट्स आकार मिलते हैं जो आपस में टकराते ही यहां इसी तरह की स्थिति पैदा होती है। और इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में 17,000 से अधिक द्वीप एवं द्वीप समूह शामिल है, जो इसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि जो भी यह रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है वहां पर ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा की सेवा की अवधि को कितने वर्ष और बढ़ा दिया है? हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की सेवा अवधि को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 वर्ष। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत राजीव गौबा की सेवा की अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। और झारखंड काडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी ऐसे राजीव गौबा को अगस्त 2019 में 2 साल तक के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था। और राजीव गौबा का कार्यकाल 30 अगस्त 2021 को समाप्त होना था। इससे पहले ही श्री राजीव गौबा अगस्त 2017 से अगस्त 2019 तक केंद्रीय गृह सचिव भी थे। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021
किसने जीता? यह भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता है लापांशु शर्मा ने। इमेज में आप देख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था लापांशु शर्मा। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है भावना तड़वीजी, पलाश अनिल, दीपक डांगोद्रा, भरत ठाकुर, कुणाल पांडव, शैलेश आसाल, स्टीफन प्रकाश और महेश मोहनिया। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है लाभांशु शर्मा का। और मानसी प्रजापति, वसावा दीप्तेश, सुनीता बेन पटेल, हितेंद्र सिंह राजपूत, सुमित्रा भूरिया, सतेंद्र निर्मल, विपुल परमार और गोसाई मनीष, इन सभी दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो लवर बॉयज नामक कोई फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही। वाजा दीपक, स्नेहल नाय, लाला राम वर्मा, टीचर हर्षद कलाब, मेहता दिव्या, सागर सोहला और कमलेश डोडिया, सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? सही ऑप्शन चुन लीजिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और हमारे GK 2020 यूट्यूब चैनल का टोक्यो ओलंपिक वाला एक यूनिक वीडियो आपने नहीं देखा है, तो दोस्तों यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 30 वन लाइनर क्वेश्चन को हमने कवर करते हुए एक अलग से वीडियो बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, तो दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। ओके, और चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।